हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। Yes, sir. गुड मॉर्निंग टू ऑल। लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास हम लोग क्या करे थे? लास्ट क्लास हम लोग क्या डिस्कस किए थे? हेलो, एनी आइडिया? एनीवन? टेल मी, एनी आइडिया? लास्ट क्लास क्या हुआ था? हम्म? चलो, कोई लोड लाइन पढ़े थे? हेलो। ट्रांजिस्टर्स आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, वो सीबी। इसके बाद लास्ट टॉपिक हम लोग क्या डिस्कस किए थे? लास्ट टॉपिक लोड लाइन डिस्कस किए थे। लोड लाइन, ऑपरेटिंग डीसी पॉइंट। लोड लाइन। हाँ, डीसी लोड लाइन और ऑपरेटिंग पॉइंट डिस्कस किए थे। ऑपरेटिंग पॉइंट क्या था? क्या, व्हाट इज ऑपरेटिंग पॉइंट? लाइन के जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा था सर, उस पॉइंट को ऑपरेटिंग पॉइंट बोलते हैं। फिर से बोलना, फिर से बोलना। सर जब लाइन से जो क्रॉस कर रहा था ना सर, एक्टिव रीजन वो वो इंटरसेक्ट कर इंटरसेक्ट कर रहा था, पॉइंट को बोलते हैं। कौन सा लाइन बोल रहे हो? डीसी लोड लाइन। डीसी लोड लाइन एंड डीसी लोड लाइन है और यस सर, बेस लोड कांस्टेंट सर, बीच में। ओके, वो दिस इज कॉल्ड द ऑपरेटिंग पॉइंट। एंड लोड लाइन क्या था? मैंने नोट्स भी शेयर किया था, किसी ने नहीं देखा? आपको लोड लाइन का डेफिनेशन बोलना होगा। क्या होगा लोड लाइन की डेफिनेशन? लोकस ऑफ क्यू को ऑपरेटिंग पॉइंट, इसी कॉल द लोड लाइन। ऑलरेडी हम शेयर कर चुके हैं नोट्स में भी, या लास्ट क्लास में बताए थे। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे डीसी लोड लाइन क्या होता है, ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है। अच्छा, ये बताना, तुम लोग ऑलरेडी ट्रांजिस्टर हम पढ़ चुके हैं। ट्रांजिस्टर में जो कलेक्टर करंट होता है इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? कलेक्टर करंट के जनरल इक्वेशन कितना होता है? जनरल इक्वेशन ऑफ द कलेक्टर करंट इक्वल टू कितना होगा फॉर द in the case of the common emitter amplifier? Tell me. सर IC इक्वल टू बीटा इंटू IB। बीटा इंटू IB, और बस। एंड RC क्या होता है? कलेक्टर करंट। आगे चल, कोई बात नहीं। सबसे पहले कलेक्टर करंट का एक्सप्रेशन बीटा इंटू IB, ये तो तुम्हारा हम बताए थे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, याद करो। बीटा इंटू IB तो तुम्हारा आइडियली हो गया। प्रैक्टिकली क्या है? Sir, IC equal to beta IB plus 1 plus beta ICO. That Good. means ICBO. गुड, बहुत बढ़िया। 1 प्लस बीटा इंटू ICBO। गुड। अब ये भी बताए थे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में कि ICBO इक्वल टू कितना क्या होगा? ICO प्लस I सरफेस करंट। देखिए, सरफेस करंट जो होता है जनरली क्या होता है, हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, इसलिए ICBO इक्वल टू ICO। जो इक्वेशन बोली है सबको पता है ना? यह हुआ तुम्हारा कॉमन इमिटर। हाँ, तुम्हारा कॉमन इमिटर है। इक्वेशन कैसे आया पूरा हम डिराइव करके हम बताए थे, पूरा वर्किंग ऑपरेशन पूरा बता चुके हैं जब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से क्लास ले लेते थे। उसके बावजूद भी किसी कोई डाउट है तो हम नोट्स कल शेयर कर चुके हैं।
नोट्स तुम लोग पूरा पॉइंट बाय पॉइंट लिखा हुआ है, उसे देख लेना किस तरह से ये एक्सप्रेशन ही आया। ठीक है, कॉमन मीटर का। अब आगे हम बढ़ते हैं। कॉमन मीटर में ये तो तुम्हारा इक्वेशन हो गया, ठीक है। जो भी अब बताना कि जो इक्वेशन है, इक्वेशन बताना किस किस पॉइंट पर डिपेंड करता है। इक्वेशन समझ में आ गया, ठीक है। इक्वेशन सबसे मेजर जो डिसएडवांटेज है ट्रांजिस्टर का क्या है बताया थे, कुछ याद आ रहा है? वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, कुछ याद आ रहा है? टेम्परेचर के चेंज के कारण जो चेंज होता है, दिस इज द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ द बीजेटी। इसे बोला जाता है कि थर्मल अनस्टेबिलिटी है बीजेटी पर, थर्मल स्टेबिलिटी नहीं है। अब ये बताना है कि उसमें 1 by 1 पैरामीटर मैंने बताया था बेसिक इकोनॉमिक्स में, याद करो। जैसे जो इक्वेशन अभी बोलिए, इक्वेशन लिखो, IC इक्वल टू बीटा इंटू IB प्लस 1 प्लस बीटा इंटू ICO। अब यहाँ पर इक्वेशन से देखो टेम्परेचर पर कौन कौन सा डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर किस पर डिपेंड करेगा? इसी जनरल इक्वेशन पर कौन सा पैरामीटर जो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है? तुम लोग को बोले थे ना बीजेटी पढ़ने के लिए, तुम लोग क्यों नहीं बीजेटी पढ़ा? सर ICO। गुड। और सर ICO डिपेंड करेगा सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर पर। ठीक है, ICO डिपेंड करेगा, ओके। अच्छा, ICO क्या है? ICO सर लीकेज करंट है सर। लीकेज करंट है, गुड। लीकेज करंट बोलो या रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलो, लीकेज करंट किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है? ये मैंने करता है सर। करता है। ये भी मैंने बताया था कि सर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते हैं तो कितना परसेंट इंक्रीज कर जाएगा? किसी को आइडिया है? मैंने बताया था, किसी को याद है? यदि 1% 7% सर। गुड, 1% इंक्रीज करते हैं तो कितना इंक्रीज करता है? 7% इंक्रीज करता है। तो अब ये तुम्हारा हो गया लीकेज करंट का, ICO का। और उसके बाद बीटा, जो जनरल इक्वेशन है वो बीटा हम शेयर कर देते हैं ताकि तुमको इजीली समझ में आ जाए। देखो, हाँ यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पर दिख रहा होगा जनरल इक्वेशन, यहाँ पर नहीं है लिखा हुआ, जनरल इक्वेशन लिख लो। अब जनरल इक्वेशन लिखेंगे तो कितना होगा? IC इक्वल टू बीटा इंटू IB, ऑलरेडी बोल चुके हैं, प्लस 1 प्लस बीटा मल्टीप्लाई ICO। ठीक है, जनरली यहाँ पर क्या होता है? ICBO। तो यहाँ तो क्या होता है? ICBO अप्रॉक्स ICO, इसलिए हम ICO कंसीडर कर रहे हैं और डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखो 1 प्लस बीटा इंटू ICO की क्या है? लीकेज करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट है। इस तो टेम्परेचर का डिपेंड कर रहा है, गुड। सेकंड चीज, मेजर चीज क्या डिपेंड करता है? बीटा। बीटा क्या होता है? बीटा होता क्या है? क्या है बीटा? करंट गेन। करंट गेन है सर। करंट गेन है। द करंट गेन इक्वल टू क्या है? हम यहाँ यदि हम कॉमन जो जनरल इक्वेशन क्या है, यहाँ कॉमन मीटर, तब कॉमन मीटर करंट गेन कितना होता है? सर आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट। आउटपुट करंट क्या है? IC by IB। गुड, IC अपॉन IB। अब यहाँ पर क्या होता है? डिफरेंट यदि हम ट्रांजिस्टर लेते हैं तो डिफरेंट ट्रांजिस्टर का अलग उसका कलेक्टर करंट और उसका अलग बेस करंट होगा, तो उसका टेम्परेचर, अब उसके कारण बीटा यदि चेंज करते हैं तो उसके कारण भी बड़ा फैक्टर है। ये तो पहला हुआ ट्रांजिस्टर का रिप्लेसमेंट करते हैं तब। ये ट्रांजिस्टर का रिप्लेसमेंट नहीं करते हैं, वो ये सेम ट्रांजिस्टर रहते हैं, उसके बावजूद भी टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो IC चेंज हो रहा है। जब IC चेंज होगा तो बेस IC या बेस करंट चेंज हो रहा है तो क्या होगा? बीटा भी चेंज होता है अकॉर्डिंग टू चेंज इन टेम्परेचर। बट वेरी लेस, बहुत कम चेंज होता है ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन के कारण।
बीटा की हम बात कर रहे हैं। बीटा जो है बहुत कम चेंज होता है ड्यू टू टेम्परेचर, इसलिए बीटा को उतना ज़्यादा हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। मेजर जो मेजर डिसएडवांटेज है उसलिए हम बीटा पर उतना फोकस नहीं करते हैं। लेकिन बीटा भी डिक्रीज होता है अकॉर्डिंग टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब यहाँ उतना ज़्यादा चेंज नहीं होता है, बीटा की बात हो गया। अब क्वेश्चन है कोई भी सप्लाई वोल्टेज ले लो, मैंने कोई भी डायोड ले लो या जंक्शन, हम डिप्लीशन लेयर की बात कर रहे हैं। डिप्लीशन लेयर में जो उसका पोटेंशियल जो डेवलप होता है, जो हम कटिंग वोल्टेज बोलते हैं डायोड के केस में, तो वो जो डायोड के केस में जो कटिंग वोल्टेज है वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है। म्यूट कर लो। क्या होता है? टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है। कौन है आगे से इस तरह से वहाँ अटेंडेंस नहीं, हम काट देंगे। म्यूट कर लो, नहीं सुनाई पड़ रहा है। कौन है? बबीता कुमारी, क्यों? चलो, यहाँ पर वही तुम्हारा बीटा के कारण हो गया। अब तो हाँ कटिंग वोल्टेज बात कर रहे थे। कटिंग वोल्टेज जो होता है वो भी टेम्परेचर चेंज के कारण क्या होता है, उसका जो कटिंग वोल्टेज है वो भी चेंज होता है, लेकिन ज्यादा चेंज नहीं होता है। कितना चेंज होता है? 2.5 मिली वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस। पर डिग्री सेल्सियस से 2.5 मिली वोल्ट से डिक्रीज होता है। ये तुम्हारा गेट में क्वेश्चन आ चुका है। जैसे देखो यहाँ पर कितना चेंज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है, देखो कटिंग वोल्टेज। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं ट्रांजिस्टर में। तो ट्रांजिस्टर के केस में क्या है, जब ट्रांजिस्टर बेस टू इमीटर वोल्टेज, बेस से इमीटर वोल्टेज के बीच में जो जंक्शन वोल्टेज है वो भी चेंज हो रहा है। तो कितना चेंज हो रहा है? -2.5 मिली वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर क्या हुआ, यदि सेम ट्रांजिस्टर की बात हम करते हैं तो सेम ट्रांजिस्टर में 3 पैरामीटर तुम्हारा हो गया, जो कि जिसके कारण तुम्हारा कलेक्टर करंट चेंज हो रहा है। आप कौन कौन सा हो गया? एक लीकेज करंट हो गया, एक बीटा हो गया, एंड एक थर्ड हो गया बेस टू इमीटर वोल्टेज। अब देखो इस 3 पैरामीटर्स में बीटा एंड बीबीई, ये जो 2 फैक्टर है उसके कारण आईसी करंट पर उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है लेकिन बहुत मायनेती फर्क पड़ता है। इस वजह से हम लोग ये 2 पैरामीटर को हम लोग कंसीडर उतना नहीं करते हैं। मेनली जो फर्क पड़ता है, मेनली जो इफेक्ट है वो है बिकॉज ऑफ द लीकेज करंट। वो लीकेज करंट ऑलरेडी हम जानते हैं कि 7% इंक्रीज करेगा पर डिग्री सेल्सियस के कारण। यह मेन रीजन होता है। अब हम यहाँ बात करते हैं, देखो कहाँ गए पॉइंट को। ये तुम्हारा तो हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया सेम ट्रांजिस्टर में कौन कौन सा पैरामीटर के कारण ट्रांजिस्टर का कलेक्टर करंट पर इफेक्ट पड़ेगा। ये अब यहाँ बताना, ट्रांजिस्टर का कलेक्टर करंट चेंज हो रहा है। कलेक्टर करंट क्या है? यही तो आउटपुट करंट है। और आउटपुट करंट जब चेंज होगा, अब बताना आउटपुट करंट जब चेंज होगा तो क्या ऑपरेटिंग पॉइंट वही रहेगा कि ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज होगा? चेंज होगा। और जब ऑपरेटिंग पॉइंट जब चेंज होगा तो क्या होगा? स्टेबिलिटी वही रहेगा, स्टेबिलिटी घटेगा। अब हम इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबलाइज करने के लिए, मतलब कि जो आउटपुट करंट है जितना हो सके वेरिएशन कम हो, उसके लिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब यहाँ बात करते हैं लास्ट पॉइंट, रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रांजिस्टर। अब एक ट्रांजिस्टर को जिसमें मान लो कि तुम्हें एक्सपेरिमेंट करने आया लैब में, एक ट्रांजिस्टर तुमको दे दिए, दूसरे लोग को दूसरा ट्रांजिस्टर दे दिए, और सब लोग रीडिंग करोगे, एग्जैक्ट सेम रीडिंग सबको नहीं आएगा, क्योंकि जो ट्रांजिस्टर का जब फैब्रिकेशन होता है मटेरियल और टेम्परेचर सबका कुछ ना कुछ एक हीटिंग इफेक्ट कुछ भी वजह से जब उसको बनाया जाता है तो कुछ चेंज हो जाता है। तो इस वजह से सेम तो आएगा नहीं, कुछ चेंज होगा। जब रीडिंग करोगे या उसको करंट जब ड्रॉ करोगे तो थोड़ा वेरिएशन तो जरूर आएगा। अब थोड़ा वेरिएशन आएगा तो उसके वजह से मान लो तुम्हारा ग्राफ जो डॉट लाइन है, किसी एक ग्रुप का ऊपर वाला डॉट लाइन है उसका ग्राफ आएगा, दूसरे ग्रुप का जो लाइन से ड्रॉ किया हुआ है उसका ग्राफ आएगा।
इससे क्या हुआ, ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज हुआ ना, इससे क्या हुआ, ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज हो गया। तो इसके कारण क्या हुआ, अब यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऑपरेटिंग पॉइंट किस किस कारण से चेंज हो सकता है। सबसे पहले हम ये डिस्कस किए। अब यहाँ पर क्या है, ये ट्रांजिस्टर को रिप्लेसमेंट करते हैं तो उसके कारण भी उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ठीक है थोड़ा वेरिएशन आएगा नो डाउट, लेकिन उसके कारण जो ऑपरेटिंग पॉइंट के स्टेबलाइज का बात हम कर रहे हैं उतना फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए इस पॉइंट को भी हम लोग उतना नेगलेक्ट हम लोग करते हैं। अब यहाँ बात है स्टेबिलिटी फैक्टर। ऑलरेडी हम बता चुके हैं स्टेबिलिटी फैक्टर होता क्या है। स्टेबिलिटी फैक्टर क्या है कि ऑपरेटिंग इट इज द मेजर ऑफ द वेरिएशन इन ऑपरेटिंग पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इज कॉल्ड द स्टेबिलिटी फैक्टर। दिख रहा होगा। अब यहाँ टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में जो पैरामीटर जो वेरिएशन हो रहा है उसको हम बोलते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर। अब सिंपल हम बात करते हैं, ऑलरेडी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में बताए थे कि बीजेटी जो है उतना स्टेबल नहीं होता है एज कम्पेयर टू मॉसफेट बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, और थर्मल स्टेबिलिटी लेस होता है एज कम्पेयर टू मॉसफेट। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए। अब यहाँ क्वेश्चन है कि क्यों टेम्परेचर में चेंज होने के कारण क्या क्या फर्क पड़ेगा। तो टेम्परेचर चेंज होने की वजह से दिख रहा होगा ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज हो रहा है। ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज होगा तो क्या होगा कि एफिशिएंसी घट जाता है, और जितना इनपुट हम दे रहे हैं उतना आउटपुट में ऑब्टेन नहीं होता है। आउटपुट में कुछ सिग्नल क्या होता है क्लिप होने के बाद मिलता है। इस वजह से क्या होता है कि एफिशिएंसी घट जाने की वजह से स्टेबिलिटी घट गया। इस वजह से हम लोग कोशिश करते हैं कि ऑपरेटिंग पॉइंट को मिडिल पॉइंट पर कंसीडर करें। ऑलरेडी लास्ट क्लास में हम बता चुके हैं कि मिडिल पॉइंट पर हम लोग कोशिश करते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट को कंसीडर करें। तो इसके लिए क्या करते हैं, स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। अभी सबसे पहले हम स्टेबिलिटी फैक्टर कंप्लीट करते हैं। स्टेबिलिटी, अब यहाँ क्वेश्चन है कि लिखा हुआ है देखो आईसी, ऑलरेडी हम जनरलाइज इक्वेशन में बता चुके हैं कि आईसी किस किस पॉइंट पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो स्टेबिलिटी फैक्टर जो कलेक्टर करंट है कि 3 पैरामीटर डिपेंड कर रहा है। अभी सेम ट्रांजिस्टर ले रहे हैं तब हम डिफरेंट ट्रांजिस्टर को बात अभी नहीं कर रहे हैं, सेम ट्रांजिस्टर को लेते हैं तो किस किस पॉइंट पर आईसी करंट डिपेंड करेगा। सेम ट्रांजिस्टर में कौन कौन सा पैरामीटर पर डिपेंड कर रहा है, आईसीओ, बीटा एंड बीबीई। अब ये तीनों को क्या करोगे, ये तीनों के रिस्पेक्ट में कलेक्टर करंट को डिफरेंशिएशन करो, वही तुम्हारा हो गया स्टेबिलिटी फैक्टर। अब यहाँ क्वेश्चन है 3 तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, तो 3 वेरिएबल है तो किसी एक के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 को क्या करोगे, क्वेश्चन करेंगे। तो उसी तरह से यहाँ पर है स्टेबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला है, देख लेना यहाँ दिख रहा है सबको। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, स्टेबिलिटी फैक्टर फर्स्ट हो गया जिसमें बीबी बीटा क्वेश्चन लिए। सिमिलरली यहाँ पर सारा स्टेबिलिटी फैक्टर हम लोग निकाल लिए। ऑलरेडी हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि जो आईसी करंट है मेजर किसके कारण डिपेंड कर रहा है, जो चेंज हो रहा है किसके कारण मेजर हो रहा है, ड्यू टू लीकेज करंट। इसलिए हम जो फर्स्ट जो स्टेबिलिटी फैक्टर है हम उस पर फोकस कर रहे हैं। सेकंड जो है बीबी के रिस्पेक्ट में या बीटा के रिस्पेक्ट में हम स्टेबिलिटी फैक्टर नहीं निकालते हैं, क्योंकि इसके कारण हम लोग बहुत ऑपरेटिंग पॉइंट में बहुत कम फर्क पड़ता है। इसीलिए हम यहाँ इस पर पॉइंट को हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। अब डायरेक्ट आते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर निकाल रहे हैं ड्यू टू लीकेज करंट। अब हम बात करते हैं एक्सप्रेशन फॉर स्टेबिलिटी फैक्टर निकालना है। स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होगा, हम वी नो दैट इन द केस ऑफ द कॉमन इमिटर एम्पलीफायर the general equation of the IC equal to beta into IB plus 1 plus beta into ICO। अब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या होगा, करो ICO के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे कितना वैल्यू आएगा, del IC by del ICO। इसलिए हम अभी पूछ रहे हैं पहले जनरलाइज इक्वेशन लिखो। जनरलाइज इक्वेशन लिखने के बाद उसके बाद डेल आईसी अपॉन डेल आईसीओ की वैल्यू निकालो।
कितना आएगा? देखते हैं कितने लोग सोल्व करते हैं। कॉपी पेन यूज कर रहे हो ना? फर्स्ट डे से मैंने बोला था कि जब भी क्लास करोगे तो पेन और कॉपी लेकर ही बैठना। हो गया? कितना आया? 1 plus beta. नो, कहीं मिस्टेक कर रहे हो। हमें देखो, कोई बात नहीं, देखो इधर यहाँ पर जनरल इक्वेशन क्या आ रहा है, देखो इसको, ये इक्वेशन तो सबको पता है, ठीक है। यस सर। अब हमें क्या निकालना है? डेल IC अपॉन ICO निकालना है, डेल ICO। तब क्या करो, ICO के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर दो। यहाँ पर IC के रिस्पेक्ट में किया हुआ है, तुम्हारी मर्जी। IC तो क्या करो, यहाँ पर IC के रिस्पेक्ट में किया हुआ है, IC रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करने के बाद क्या किया, इसका वैल्यू को इधर ले आया। तुम्हारी मर्जी। हमें निकालना है डेल IC अपॉन डेल ICO निकालना है। अब यहाँ से तुमको इस इक्वेशन को, जो जनरलाइज इक्वेशन आप स्टार्टिंग में हम डिस्कस किए, ये जनरलाइज इक्वेशन को ये वैल्यू निकालना है, नहीं निकल जाएगा? अब तो तुम लोग दिखा भी चुके। डिफरेंशिएशन करने के बाद अब मान लो IC रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हो, IC रिस्पेक्ट में कर दो, IC रिस्पेक्ट में करोगे क्या हो जाएगा 1, ठीक है। बीटा इंटू डेल IB अपॉन IC, ओके, प्लस, अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ डेल IB अपॉन डेल IC हो गया, प्लस 1 प्लस बीटा इंटू डेल IC अपॉन डेल IC, डेल ICO अपॉन डेल IC हो गया। अब यहाँ पर डेल ICO अपॉन डेल IC को एक तरफ लेके चले जाओ, डेल ICO अपॉन डेल IC को एक तरफ लेके चले जाओ, और उसके बाद क्या करो, उसे रिवर्स कर देना, स्टैटिक वेक्टर निकल जाएगा। हेलो, आप तो दिखा दिए, शो कर दिए। सबसे पहले IC के रिस्पेक्ट में इसी जनरलाइज इक्वेशन को डिफरेंशिएशन करो। IC को क्या हुआ 1 इक्वल टू बीटा इंटू डेल IB अपॉन डेल IC, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। अब यहाँ बात करते 1 प्लस बीटा इंटू डेल ICO अपॉन डेल IC, क्योंकि 1 प्लस बीटा कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ गया। ये डिफरेंशिएशन हमको पता है, डेल IC अपॉन डेल IC, डेल ICO अपॉन डेल IC को एक तरफ लेके चले जाओ तो क्या होगा, मतलब क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस बीटा इंटू डेल IB अपॉन डेल IC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस बीटा इंटू डेल IC अपॉन डेल IC। अब समझ में आ गया होगा, निकल जाएगा यहाँ से। यस सर। ठीक है सर ICO के रिस्पेक्ट में उसका आंसर बताइए। ICO रिस्पेक्ट नहीं करना, IC रिस्पेक्ट में करना, क्योंकि ICO के रिस्पेक्ट में जब करोगे तो यहाँ पर डेल IB अपॉन डेल IC आ जाएगा, तो यहाँ पे एक अलग तुम्हारा वेरिएबल टर्म आ जाएगा, तो क्योंकि वहां पर जब IC पहले ठीक कर रहे थे, इसकी वजह से आंसर आ रहा था। हाँ, रेजिस्टेंस अभी हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, अभी सिंपल हम बात कर रहे हैं सिर्फ ट्रांजिस्टर को, ठीक है। अभी हम ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं, तो ट्रांजिस्टर का जनरल जो इक्वेशन होता है वो जनरल इक्वेशन लिखिए, उसके बाद हम IC रिस्पेक्ट में हम उसको डिफरेंशिएशन कर दिए। IC रिस्पेक्ट में इसलिए नहीं कर रहे हैं कि IC रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल IB अपॉन डेल ICO आ जाएगा, तो वहां पर तुम्हारा जब उसको स्टेबिलिटी फैक्टर निकालोगे तो नया टर्म आ जाएगा, इसलिए वो रहने दो, IC रिस्पेक्ट में करना। IC रिस्पेक्ट में हेलो, तो ICO के रिस्पेक्ट में ही, ICO के रिस्पेक्ट में ही करना है ना सर? ICO रिस्पेक्ट तभी में ना वो फाइंड। हाँ एक मिनट, IC रिस्पेक्ट में करना है, लेकिन यहाँ पर IC रिस्पेक्ट में करने के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पर ध्यान देना, डेल ICO अपॉन डेल IC आ रहा है। एक देखो, अब यहाँ पर क्वेश्चन है, अब हम मान लो कि IC रिस्पेक्ट में करते हैं तो क्या आ जाएगा, IC रिस्पेक्ट में जब करोगे करो,
डेल आई सी अपॉन डेल ICO करो, एक अलग इक्वेशन जनरल हो जाएगा, आ जाएगा। क्या आएगा देखो, क्या आएगा, बीटा इंटू डेल IB अपॉन डेल ICO, गुड, डेल ICO हो जाएगा। और उसके बाद बताना +1 + बीटा। +1 + बीटा। अब यहाँ तुम लोग ध्यान देना, हमें निकालना क्या था, डेल ICO अपॉन ICO, डेल ICO। अब यहाँ पर तुम्हारा जो आंसर आएगा बीटा इंटू डेल IB अपॉन डेल ICO +1 + बीटा। अब तुम्हारा सर्किट हम लोग IC आगे पढ़ेंगे, तो वहां पर तुम्हारा डेल IB अपॉन ICO भी तुमको करना पड़ जाएगा। तो वहां पर तुम्हारा इक्वेशन जो स्टेबिलिटी फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, लेंदी आ जाएगा, कम्प्लेक्स हो जाएगा सर्किट। यहाँ क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग करने जा रहे हैं, यहाँ पर सर्किट इजीली स्टेबिलिटी फैक्टर हम लोग निकालते हैं। इस वजह से क्या करते हैं, IC रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करो, और IC रिस्पेक्ट में, एक मिनट, IC रिस्पेक्ट रिप्रेजेंट करने के बाद उसको रिवर्स कर दो, वैल्यू तो उतना ही आ जाएगा। हेलो, आ गया सर। हाँ, अभी तुम्हारा जब हम बाइसिंग पढ़ेंगे तो वहां पर इजीली समझ में आएगा कि क्यों ये हम सर्किट को यहाँ पर इजी और कम्प्लेक्स हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इस तरह से स्टेबिलिटी फैक्टर तुम्हारा निकल गया, स्टेबिलिटी फैक्टर निकल गया 1 + बीटा अपॉन 1 - बीटा इंटू डेल IB अपॉन डेल IC तुम्हारा निकल गया। अब है क्वेश्चन क्या है, कोई भी सर्किट हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेबिलिटी फैक्टर निकाल रहे हैं। अब स्टेबिलिटी फैक्टर कब होगा, याद रखना, यदि 1 + बीटा से लेस देन हो, कोई भी सर्किट यदि 1 + बीटा से स्टेबिलिटी फैक्टर लेस देन आता है, स्टेबिलिटी फैक्टर का वैल्यू, द वैल्यू ऑफ द स्टेबिलिटी फैक्टर लेस देन 1 + बीटा, समझना कि दैट सर्किट इज कॉल्ड द स्टेबल, दैट सर्किट इज द स्टेबल सर्किट। इक्वल मत लेना, याद रखना, यदि इक्वल भी आता है स्टेबिलिटी फैक्टर, मींस सर्किट इज द अनस्टेबल। दैट्स व्हाई सर्किट टू बी स्टेबल मींस स्टेबिलिटी फैक्टर शुड बी लेस देन 1 + बीटा। इस चीज को नोट कर लेना, शायद लास्ट में लिखा हुआ होगा, देखते हैं। हाँ, अब देखो कंक्लूजन क्या है, आइडियली स्टेबिलिटी फैक्टर शुड बी 0। ऑब्वियस बात है, आइडियली यदि स्टेबिलिटी फैक्टर 0 आता है तो वह बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन पॉसिबल है आइडियली कि स्टेबिलिटी फैक्टर 0 हो जाए? नो सर, क्योंकि बीटा, नहीं सर, क्योंकि बीटा तो -1 तो हो नहीं सकता है, एक ही कंडीशन में 0 होगा ना, जब बीटा इक्वल टू -1 हो। यस सर, बीटा इक्वल टू -1 तो पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए आइडियली तो 0 होनी चाहिए, लेकिन 0 होता नहीं है। लेकिन फॉर स्टेबिलिटी इस चीज को नोट कर लेना, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, फॉर स्टेबल होने के लिए कोई भी सर्किट का वैल्यू स्टेबिलिटी फैक्टर शुड बी लेस देन 1 + बीटा। इस पर हम गेट पर 2 बार क्वेश्चन 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। तुम्हारा सर्किट दे दिया रहेगा, उसके बाद बोलेगा सर्किट स्टेबल है कि नहीं है। स्टेबिलिटी फैक्टर कितना, हेलो होगा ना, हेलो, तो इस पे बीटा का वैल्यू यूनिटी होगा ना। आवाज नहीं आ रहा है, हेलो फिर से बोलना, हेलो। तो जैसे कि हम जानते हैं कि बीटा का वैल्यू यूनिटी होता है ना। आवाज नहीं तुम्हारा आ रहा है, बीटा का सर वैल्यू, वो बोल रही है कि बीटा का वैल्यू अगर 1 रहेगा तो फिर SF का वैल्यू 2 हो जाएगा। हाँ तो वो, हाँ ऑब्वियस बात है 1 होगा। देखो बीटा के वैल्यू 1 कभी हो सकता है, बीटा का वैल्यू होता क्या है, बीटा का वैल्यू होता क्या है, IC/IB। IC अपॉन IB दोनों सेम हो सकता है, IC और IB दोनों सेम हो सकता है? नहीं सर, नो सर, कभी नहीं सर, नहीं सर, नो सर, तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, हाँ, स्टेबिलिटी फैक्टर शुड बी, हम क्या बोले, फॉर स्टेबल होने के लिए स्टेबिलिटी फैक्टर शुड बी लेस देन 1 + बीटा। ठीक है, अब यहाँ तो तुम्हारा हो गया।
स्टेबिलिटी फैक्टर के एक्सप्रेशन तुम्हारा आ गया। याद रखना ये स्टेबिलिटी फैक्टर जो हम लोग डिफाइन किए हैं किसके रिस्पेक्ट में किए हैं, लीकेज करंट या रिवर्स सैचुरेशन करंट के रिस्पेक्ट में किए हैं, ठीक है। और अब यहाँ पर बताना, यस हाँ यही क्वेश्चन तुम्हारा स्टेबिलिटी फैक्टर का तुम्हारा निकल गया। अब तुमको कोई पूछता है, एग्जामिनर कोई पूछता है, पूछता है कि स्टेबिलिटी फैक्टर का जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है, ये तो क्या बोलोगे, यही वाला एक्सप्रेशन बोलना, लेकिन स्टेबिलिटी फैक्टर इक्वल टू ये डिफाइन जरूर करना कि ड्यू टू लीकेज करंट के स्टेबिलिटी फैक्टर ये आया है। समझ में आ गया होगा? हेलो, यस सर। ठीक है। अब इसके रिस्पेक्ट में तुमको अब आगे बढ़ते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर। अब हम बात करते हैं बायसिंग टेक्निक। बायसिंग टेक्निक क्यों कर रहे हैं? कि उस सर्किट को स्टेबल करने के लिए, और स्टेबल मतलब ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबल करने के लिए। तो हम लोग बायसिंग दो तरह के पढ़ते हैं। एक सर्किट को हम सर्किट का जो हम चेंज करके जो हम बायसिंग करते हैं उसे बोलते हैं स्टेबलाइजेशन टेक्निक। और दूसरी चीज होता है कंपनसेशन टेक्निक, जिसमें कि हम लोग डायोड ट्रांजिस्टर ये सब यूज करते हैं। उस बायसिंग में डायोड या ट्रांजिस्टर को यूज करके हम लोग जो बायसिंग करते हैं, दिस इज कॉल्ड द कंपनसेशन टेक्निक। हम लोग को भी सिलेबस में नहीं पढ़ना है कंपनसेशन टेक्निक, इसलिए हम कंपनसेशन टेक्निक को हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग को पढ़ना है स्टेबलाइजेशन टेक्निक। अब यहाँ बात करते हैं स्टेबलाइजेशन टेक्निक में तीन तरह के स्टेबलाइजेशन टेक्निक हम लोग पढ़ते हैं। पहला फिक्स बाइस, सेकंड कलेक्टर टू बेस बाइस, थर्ड सेल्फ बाइस और वोल्टेज डिवाइडर। जो भी इस तरह से हम लोग तीन स्टेबलाइजेशन टेक्निक पढ़ते हैं। आखिर फिक्स बाइस क्या होता है हम लोग वन बाय वन इसमें डिस्कस करेंगे। अब देखो, अब पहला क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। देखो इधर, यहाँ तो हम लोग ऑलरेडी हम लोग सबको पता है कि ट्रांजिस्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, ट्रांजिस्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट ग्राफ जो प्लॉट आया था, हम ऑलरेडी फिर से रिकॉल करवा रहे हैं। जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो ऑपरेटिंग पॉइंट क्या हो रहा था, ड्यू टू टेम्परेचर चेंज हो रहा था। हम लोग अब क्या करना है कि ऐसा सर्किट बनाया जाए ताकि वह ऑपरेटिंग पॉइंट जो चेंज हो रहा है कोशिश करें कम चेंज हो, स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सर्किट हम कनेक्ट कर रहे हैं उस ट्रांजिस्टर के। इस तरह से जो हम कनेक्शन करते हैं, जो कनेक्शन किया हुआ है यहाँ से, ये क्या है, बेस का है, इसी कॉल द इमीटर, सबको पता है, इसी कॉल द कलेक्टर। इस तरह से यहाँ पर क्या किए हम लोग, एक बेस से और जो डीसी सप्लाई वोल्टेज उससे हम कनेक्ट कर दिया आरबी, यहाँ तो आरसी है ही। इस तरह से कनेक्ट करने के बाद जो सर्किट का जो फॉर्मेशन होता है उसे बोलते हैं फिक्स वाइज सर्किट। अब फिक्स वाइज सर्किट है, अब इसको तुमको स्टेबिलिटी निकालना है। स्टेबिलिटी निकालने के लिए हमें पता है कि स्टेबिलिटी फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, जस्ट पढ़े थे del IC by del ICO। नहीं, स्टेबिलिटी फैक्टर इक्वल टू फॉर्मूला इक्वल टू 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा इंटू डेल, जस्ट पढ़े थे आईबी बटा डेल आईसी। डेल आईबी डेल आईसी डेल आईसी। देखो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि देखो अभी हम जस्ट पढ़े हैं जनरल इक्वेशन। इस जनरल इक्वेशन में देखो, अब देखो कैसे हम क्यों हम बता रहे थे आईसी रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करने को। अब यहाँ पर देखो जनरल इक्वेशन में यहाँ पर ध्यान देना, कौन सा पैरामीटर जो है जिस पर हमको फोकस करना है। बीटा तो कांस्टेंट है, बीटा तो कांस्टेंट है, तो कौन सा पैरामीटर हमको यहाँ पर फोकस करना है, बेस करंट एंड कलेक्टर करंट। बेस करंट एंड कलेक्टर करंट, हेलो, ठीक है। अब बेस करंट कलेक्टर करंट पर हमको फोकस करना है। अब यहाँ इसी का यहाँ पर बात करते हैं। देखो अब तुम लोग केवीएल अप्लाई कर दो इस इनपुट सेक्शन में, इस इनपुट सेक्शन में केवीएल अप्लाई करो, इस इनपुट सेक्शन में केवीएल अप्लाई करो। कितना होगा तब तक तुम माइनस करो। वीसीसी माइनस वीसीसी माइनस आईबीआरबी हाँ प्लस होगा, प्लस आईबीआरबी माइनस प्लस होगा प्लस माइनस आई वीसीसी प्लस प्लस आईबीआरबी प्लस वीबीई प्लस वीबीई। हाँ प्लस भी इक्वल टू 0 हो जाएगा।
ओके, ये जो इक्वेशन है, एक इक्वेशन आया बीसीसी इक्वल टू आईबी इंटू आरबी प्लस बीबी, हाँ सर। इक्वेशन सबको शायद आ गया होगा, किसी को डाउट है यहाँ पर? ये जो इक्वेशन किसी सबको आ गया? सिंपल, हम केबीएल अप्लाई करना है, इसलिए बोल रहे थे केबीएल पर प्रैक्टिस कर लेना। केबीएल अप्लाई करने के बाद इक्वेशन आ गया सबको, यहाँ से मूव करो ना इधर से, माइनस बीसीसी प्लस आईबी इंटू आरबी प्लस बीबीई इक्वल टू 0। बीसीसी को एक तरफ लेकर चल गए थे, बीसीसी इक्वल टू आईबी इंटू आरबी प्लस बीबीई, सबको आ गया होगा जो भी हो। इक्वेशन आने के बाद इस इक्वेशन को क्या करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर देंगे? आईसी रिस्पेक्ट में, क्योंकि आईबी तुम्हारा दिया हुआ है, आईसी तो है नहीं, हमें निकालना क्या है? डेल आईसी अपॉन डेल आईबी। मान लो तुम्हारा यहाँ पर आईसी दिया हुआ होता, हम क्या करते, आईबी की रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करते, लेकिन यहाँ पर आईबी दिया हुआ था इसलिए हम आईसी की रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमें क्या निकालना है, डेल आईबी अपॉन डेल आईसी, या तो डेल आईबी अपॉन डेल आईसी निकाल लो, या डेल आईबी आईसी अपॉन डेल आईबी निकाल लो, या डेल आईबी अपॉन डेल आईसी निकाल लो। मतलब कि बेस करंट के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर दो, या करेक्टर करंट के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर दो, हमें वैल्यू चाहिए। वो वैल्यू जो भी आएगा उसको हम उसके अकॉर्डिंग हम एडजस्ट कर लेंगे। अब स्टेबिलिटी फैक्टर इक्वल टू क्या था, हम ऑलरेडी इससे पहले क्या पढ़े थे, 1 प्लस बीटा माइनस अपॉन 1 माइनस बीटा इंटू क्या था, डेल आईबी डेल आईबी बाई डेल आईसी। अब हमें क्या निकालना है, डेल आईबी अपॉन डेल आईसी निकालना है। तो इसको आईसी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, डेल आईबी अपॉन डेल आईसी की वैल्यू कितना आएगा? तो सोचो, तो तुम लोग अटेंडेंस कॉपी करते हैं, सोचो कितना वैल्यू आएगा। सर क्वेश्चन एक बार रिपीट कीजिए सर। एक मिनट, एक्सेलरेटिव फैक्टर निकालना है। स्टेबिलिटी फैक्टर निकालना है। स्टेबिलिटी फैक्टर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हाँ कितना है आंसर? क्यों 11 12 सही से मैथ नहीं कर रहा है? तुम्हारा इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ, हम तुमको बोल रहे हैं डेल आईबी अपॉन डेल आईसी निकालना है। तो क्या आउटपुट सेक्शन में भी केवीएल लगा आईबी आरबी? कौन बोल रहे हैं? हाँ कौन बोल रहे हैं, नाम बोलना। यस सर। हाँ बोलो सर, VCC बाई बीटा आईबी आरबी। चलो कोई बात नहीं। एनीवन? 0 जीरो, कौन क्या जीरो? डेल आईबी बाई डेल आईसी। गुड, चलो एक कोई तो रिप्लाई की, बहुत बढ़िया। डेल आईबी अपॉन डेल आईसी इक्वल टू कितना हुआ, 0। तो 0 हुआ तो उसकी वैल्यू वहां पुट कर दो, तो स्टेबिलिटी फैक्टर कितना आया? 1 प्लस बीटा। 1 प्लस बीटा। ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है? अनस्टेबल। गुड। तो फिक्स्ड वाइज सर्किट क्या है, अनस्टेबल सर्किट है, इसीलिए तुम किसी भी कहीं पर इसको हम यूज नहीं करते हैं कि स्टार्टिंग में ये सर्किट को हम लोग। 0 कैसे हुआ? फिर से रिपीट करिए सर। बहुत सही, ठीक है।